अच्छा हो, गोपनीय कार्य हो। आज एक भवन का शिलान्यास आपके कर कमलों द्वारा किया जाएगा, जिसके अंदर सभी तरह के गोपनीय कार्य, इंटरव्यू बोर्ड्स, डीपीसी बैठकें इत्यादि के लिए ये जो नया भवन बन रहा है उसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। ये जो भवन है 5,628 स्क्वायर फीट का भवन है। इसमें 3,73,00,000 रुपए की लागत से पीडब्ल्यूडी इसका निर्माण करेगी। आज इसका शिलान्यास होगा और इसका जो लक्ष्य पीडब्ल्यूडी ने ले रखा है पूर्ण करने का, वो दिसंबर 2022 का लक्ष्य है। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करता हूं कि वो इनका विधिवत शिलान्यास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जिस मैनुअल का अभी उल्लेख किया था, जो 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर तैयार किया गया, अपडेट किया गया है, उसका विमोचन करने का शौक। इसी के साथ ही है नजदीक हो जाएगी। जी आप तो हमारे ये और जैसे धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आरपीएससी के ग्रीवेंसेस रजिस्ट्रेशन हेतु जो वेबसाइट है उसका लोकार्पण भी आप अपने कर कमलों द्वारा करें। अब मैं प्रदेश के मुख्य सचिव माननीय निरंजन आर्य जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द। परमादरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आरपीएससी के अध्यक्ष जी एवं माननीय सदस्यगण, हमारे डीओपी के सेक्रेटरी साहब, इससे जुड़े हुए पीएसएफ श्री अखिल अरोड़ा जी और अजमेर में आरपीएससी के समस्त स्टाफ के अधिकारी एवं साथियों, आज के इस कार्यक्रम में नवीन भवन जो आपका आज शिलान्यास हुआ है, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरकार ने 3,73,00,000 की जो स्वीकृति दी है और इससे आपका ये भवन बनेगा। पीडब्ल्यूडी विभाग मैं सोचता हूं कि इसको समय पे पूरा करे। 2022 दिसंबर आपने इसका स्टिपुलेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन तय किया है, तो हमको इसको समय पे पूरा करना है। नवीन भवन की आवश्यकता पूर्व से रही होगी और निश्चित रूप से आपने जैसा बताया कि सुरक्षा, गोपनीयता और इन समस्त चीजों को एक तरफ करके आप ये भवन काम में लेंगे। और मैं सोचता हूँ यही आरपीएससी की सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह से लोगों में विश्वास बना रहे और जो मूल आपका तत्व है कि गोपनीयता है, सुरक्षा है और बिल्कुल जिससे कहना चाहिए कि निष्पक्षता है, वो इस भवन से और इस भवन में होने वाले कार्य से बनी रहेगी। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। हम सभी जानते हैं कि आजकल के जमाने में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, बनी हुई है, और युवा लोग ऐसी संस्थाओं को बड़े सम्मान और इज्जत की दृष्टि से देखते हैं।
लोग बाग यहाँ तक कि इसको भर्ती का मंदिर भी कहते हैं, और इसलिए इसकी मंदिर रूपी पवित्रता और मंदिर रूपी सत्यता, निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए आरपीएससी के सभी सदस्यों एवं अध्यक्ष महोदय को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है, जिस तरह का प्रेजेंटेशन अभी बताया गया और जिसमें ये इंडिकेट किया कि न केवल राजस्थान बल्कि देश के विभिन्न जगहों पे भी इस बात को स्वीकार किया गया कि आरपीएससी का कार्य निश्चित रूप से अच्छा है और इसे और अच्छा बनाए रखें, ये मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है। कुछ बातें हैं जो मेरे को आपको निवेदन करनी है, जो मेरे को डीओपी सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि आपके यहाँ से लगभग 20-25 प्रस्ताव आए थे पिछले 5-6 महीने में, और उनमें से अधिकतर प्रस्तावों पे स्वीकृतियां जारी हो चुकी है। अब मैं एक एक बोलूंगा तो समय लंबा हो जाएगा, लेकिन जो मूलतः आपके जून से लगा के अभी तक के जितने भी प्रस्ताव आए हैं, चाहे लोहार ड्यूटी के हो, रिव्यू डीपीसी के हो, महंगाई भत्ते के हो, हाई स्पीड लेजर प्रिंटर की बात है, अतिरिक्त बजट की बात है, विद्युत कार्य की स्वीकृतियां, आवश्यक सुविधाएं, वार्षिक व्यय सीमा, कॉन्फ्रेंस फंड, सीसीटीवी कैमरा, एयर कूलिंग सिस्टम, एसी बिल आहरण, अतिरोपित अधिशास्ती एसी बिल की स्वीकृतियां, और भी जो भी आपके प्रस्ताव आए वो सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चूंकि डीओपी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी इसको देखते हैं, तो समस्त स्वीकृतियां माननीय मुख्यमंत्री जी स्तर पर जारी हुई है। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि इन सारी स्वीकृतियों से आपकी कार्यक्षमता में, आपके कुल मिला के जो वर्क कल्चर है उसमें सुधार आएगा, और ये प्रतिबिंबित होगा कि सरकार की स्वीकृतियों से आयोग का काम और सहज सरल एवं सटीक हुआ है। मूलतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनके जो 3 मुद्दे, बड़े मुद्दे हैं जो कि विचाराधीन है। एक सर जो इनकी मांग है कि जो मेंबर साहब हैं और जो जर्नलिस्ट चेयरमैन तो चूंकि अन्य सेवाओं से आते हैं इसलिए उनकी ये दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जो मेंबर्स हैं इनकी पेंशन की बात का एक मुद्दा ये उठा रहे हैं कि इनको सुविधा वो मिलनी चाहिए, जो सर हम अभी विचाराधीन है, इस पे कोई निर्णय अभी हुआ नहीं है। कुछ 1-2 राज्यों का जिक्र ये कर रहे हैं कि वहां पे भी ऐसी व्यवस्था है, तो इस पे मैं सोचता हूँ कि सरकार पे जो भी होगा उचित फैसला किया जाएगा। एक और मुद्दा सर, ये जो नियमों की बात हो रही है कि जिसका सार ये है कि सदस्य के पद को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष किया जाए, और एक हाई कोर्ट जज की स्टेटस के हिसाब से इस तरह का एक मसौदा बना के यूपीएससी ने, आरपीएससी ने हमको भेजा था, वो भी मैं सोचता हूँ कि डीओपी में विचाराधीन है, उस पर भी कोई निर्णय होगा। एक बात जो आपने कही कि कैलेंडर और जो रिक्वेस्ट इन टाइम की बात कही, ये सही बात है, क्योंकि आपका कैलेंडर हमारी रिक्वेस्ट पे निर्भर करता है। तो हम सभी विभागों से भी ये कहेंगे, आग्रह करेंगे कि आपकी जो बात है कि अगर सभी विभाग अपने सही समय पे रिक्वेस्ट भेज दे, लिहाजा आप उसका कैलेंडर समय पे जारी कर पाएंगे। अंत में मुझे एक बात और कहनी है, जो कि पेपर और मूल्यांकन की बात आपने बताई, काफी इनोवेशंस हुए हैं, और उन इनोवेशन से मैं सोचता हूँ कि आपकी कार्यक्षमता एवं उसमें जनता में छवि में निश्चित रूप से सुधार हुआ होगा। लेकिन ये जो पेपर सेटिंग और ये जो मूल्यांकन का प्रश्न बड़ा सापेक्षिक है और ये तुलनात्मक भी है, इसलिए ये लाजिमी नहीं है कि हमारे पक्ष को उसे मान ही लें या उसको संतुष्ट करें, लेकिन एक मॉडरेशन और बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी। जैसा कि स्वयं उदाहरण दे रहे थे कि किसी एक विषय में ऐसा हो गया, उसी विषय का मूल्यांकन आधार किसी दूसरे विषय में ऐसा हो नहीं सकता। यूपीएससी भी ऐसा परिवर्तन करती रहती है, मॉडरेट करती है, बैलेंसिंग करती है, ताकि प्रश्न ये रहे कि जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, उस अभ्यर्थी की जो मौलिक होशियारी है, मौलिक जो बुद्धि लब्धि है, उस मौलिक बुद्धि लब्धि को आप कैसे मूल्यांकित करें और उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो। मात्र केवल मैथमेटिक्स के पहाड़े याद करने से कोई व्यक्ति इतिहास के किसी उससे पीछे रह जाए, इसमें भी हमें सोचने की जरूरत है। इसलिए जब कभी भी आप पेपर सेटिंग करें या जो मूल्यांकन का आपका पैमाना हो, उसमें किस तरह से इसमें सापेक्षता लाए, ये एक ऐसा, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा और ये करना भी बड़ा टेढ़ा है।